आप लोग का जो सिलेबस है ना उसमें जैसे ये हम लोग नए पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, ठीक है, क्या है पुनर्वास नीति के बारे में है ना सिलेबस में। क्या है विस्थापन एवं पुनर्वास नीति, ठीक है, उसी को पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति, वही ना बचा हुआ है। और क्या बचा हुआ? पैसा लेंगे लेकिन हुकूमत टेस्ट क्या होगा? टेस्ट होगा आप लोग का कि नहीं? नहीं किए सर। हाँ तो क्लास की बात हो जाएगा टेस्ट। हाँ क्लास के बाद ऐसे मत कीजिए, बहुत कम बच्चा बात में। तो कहाँ आता है? आता भी तो नहीं। उस दिन तो आए थे सर। हाँ, लेकिन जब सब आता है ना वो कभी नहीं आएगा तो क्या होगा? कभी नहीं होगा। सर हिस्ट्री की क्लास होता है ना हाँ उसमें सब आता है। बस अच्छा। आप बताइए मत ले लीजिए। पर आज हिस्ट्री का क्लास था। अरे नहीं, छठ पूजा के बाद में सब कोई किया। अभी छठ तक सर इसी तरह चलेगा। अब 26 वाला है ना? विस्थापन एवं पुनर्वास नीति। सबसे पहले बात है कि हम लोग जिसे विस्थापन और पुनर्वास नीति पढ़ रहे हैं, तो विस्थापन क्या होता है पता है? क्या होता है विस्थापन और पुनर्वास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है सर कि दूसरे को शिफ्ट हो जाना चाहिए। विस्थापन का मतलब क्या होता है? स्थापित करना मतलब कि जहाँ पर जिसका निवास स्थल है वहाँ से उसको हटाकर किसी दूसरे जगह उसको पर फंसा देना। मतलब बसा देना मतलब पुनर्वास। विस्थापन करना मतलब हटाना, एक जगह से बसा दूसरी देना मतलब जगह पुनर्वास। किसको विस्थापन करना? जिसको हटाए लोगों उसको। को जानवरों को जैसे बोल रहे जैसे 7 जेपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हम लोग हर चीज को देखेंगे। जैसे जो 7 जेपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था वो था 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी एचईसी ने अपनी कुल भूमि में से 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़, ठीक है, भूमि भी शामिल है, और 158 एकड़ सीआईएसएफ को हस्तांतरित कर दी है। इसने 316.19 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 379.71 एकड़ जमीन अतिक्रमित की है। मूल डीड के अनुसार एचईसी के पास कितनी एकड़ भूमि थी? ठीक है, ये क्वेश्चन 7 जेपीसी में पूछा गया था। तो इसका मतलब है कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें ये क्वेश्चन मेनली पूछा गया था 7 जेपीसी में कि जो जब एचईसी बन रहा था, ठीक है, जैसे एचईसी हम पहले क्वेश्चन को बता रहे हैं, ठीक है, जैसे एचईसी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1950 हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। तो कितना एकड़ जमीन को एक्वायर किया गया था एचईसी के द्वारा, ठीक है। तो ये 7 जेपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था मेन रूप से, यानी कि मूल रूप से जो बोलेंगे क्वेश्चन जो है तो इसी टॉपिक से था, समझ रहा है? तो विस्थापन, जैसे अगर हम लोग झारखंड का बात करें तो आखिर क्यों दिया है टॉपिक में ये पढ़ने का? कुछ तो रीजन होगा,
क्योंकि झारखंड में विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है। विस्थापन मतलब ये होता है, यहाँ पर विस्थापन का मुख्य उद्देश्य क्या है, विस्थापन क्यों किया जाता है? सर इनका बहुत ज्यादा हाँ। मिनरल्स है। बहुत ज्यादा मिनरल्स है और बेसिकली जितना भी मिनरल्स बेल्ट है, हम लोग को पता है कि जो मिनरल्स है बेसिकली ज्यादा वहाँ पे है जहाँ पे ज्यादा फॉरेस्ट्री है, और ज्यादा फॉरेस्ट्री वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है एसटी अनुसूचित जनजातियों का पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। यानी ये जनरली देखा गया है कि विस्थापन जहाँ पर हो रहा है, ठीक है, वो विस्थापन ज्यादा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्र में हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मिनरल कहाँ पे है ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा क्या है, जंगल है, और जंगल फॉरेस्ट्री में ही पहले एससी एसटी लोग रहते थे। जैसे ये डेटा में बताया गया था कि जब 1931 का सेंसस हुआ था, ठीक है, उस टाइम झारखंड में जो कंबाइंड झारखंड बिहार था, तो उसमें जो झारखंड का रीजन था वहां पे लगभग एसटी का पॉपुलेशन 50% के अप्रॉक्स था। लेकिन वही 2011 का जनगणना में कितना हो गया एसटी का पॉपुलेशन? 26.2% या 3% जो भी है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा विस्थापन हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर 1931 में अगर एसटी का पॉपुलेशन 50% था तो उसी के एवरेज में तो 2011 में भी पॉपुलेशन रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं है। क्यों है ऐसा? इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अलग अलग उद्योग के कारण विस्थापन हुआ है, ठीक है। विस्थापन मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में विस्थापन कहां से हुआ? तो टिस्को से, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो विस्थापन का मतलब ये होता है कि ये जरूरी, देखिए 1894 में सबसे पहले भूमि संबंधी जो कानून लाया गया था, भूमि अधिग्रहण बिल, ठीक है, उसमें ये बताया गया था कि क्योंकि जो लैंड है, ठीक है, वो तो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि डोमिनियन स्टेट है इंडिया, तो वो किसी भी चीज को यूज करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को, जमीन को एक्वायर कर सकती सरकार, ठीक है। ये 1894 का अधिनियम में आया था, जिसको भूमि सुधार जो हम लोग जानेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो वो भूमि को एक्वायर कर सकती है, लेकिन बात यहाँ ये है कि अगर हम भूमि को एक्वायर कर रहे हैं तो उसका एक उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा समझ में आता है कि ये हुआ कि अगर हम किसी को विस्थापित कर रहे हैं तो उस विस्थापन के एवज में हम उसको उचित मुआवजा दें। मुआवजा का मतलब ये नहीं सिर्फ हम उसके मॉनेटरी वैल्यू पर हम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे जो पहले का पॉलिसी था वो सिर्फ बोलता था कि आप विस्थापन करें तो सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन ये बताया जा रहा है अगर आप किसी को विस्थापित कर रहे हैं तो उसको परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम भी दीजिए। तो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? हम उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, उसी को लेके धीरे धीरे बहुत सारा कानून बनते गया, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेशली बात करें झारखंड में जो पॉलिसी आया था डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी यानी विस्थापन एवं पुनर्वास नीति, ये कब आया था? 2008 में, ठीक है, 2008 में आया था। लेकिन इसके बाद क्या है कि यहाँ पे हम लोग आदिवासी को संरक्षण देने के लिए बहुत सारा एक्ट, रूल एंड रेगुलेशन आया ना। जैसे हम लोग क्या क्या बात करते हैं पेशा के बारे में। पेशा क्या था? पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, ये कब आया था? 1996 में। तो पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया का क्या कहना था? जो ये पेशा कानून आया था उसमें ये भी बात को इंगित किया गया था कानून में कि जब भी हम जैसे कि कहीं पर विस्थापन कर रहे हैं या फिर ये किसी का जमीन को हम विस्थापित कर रहे हैं तो वो जनरली जब हम विस्थापन करें गांव मतलब ये एसटी लेवल पे मतलब जो जमीन है, ठीक है, तो उसमें ग्राम सभा का सहमति होना आवश्यक है। ग्राम सभा समझ में आता है? क्या होता है ग्राम सभा? जैसे कोई भी फंड आता है तो उस फंड को लेकर कहाँ क्या खर्चा करना, कहाँ क्या एस्टिमेट देना, उसके बारे में काम नहीं। जैसे ये होता है ना गांव जो स्पेशली अगर हम जमीन को एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे अगर हम जमीन को एक्वायर कर रहे हैं तो वहां पे लोगों की भागीदारी होनी चाहिए कि हाँ हम अपनी जमीन को स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हैं, ठीक। अभी जैसे कि हम लोग न्यूज में सुनते होंगे यहाँ पे बड़का गाँव में जो अडानी कोल पावर प्लांट जो दिया जा रहा है, ठीक है, अडानी कोल को वो ब्लॉक आवंटित हुआ है,
एक स्पेशल जगह है गोंदलपुरा, ठीक है, गोंदलपुरा कोल ब्लॉक जो अडानी पावर प्लांट को दिया जा रहा है। तो वहां पे क्या होता है कि अगर आप जमीन को एक्वायर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ग्राम सभा से अनुमति लेना पड़ेगा, ठीक है, जमीन को एक्वायर करने के लिए। तो ग्राम सभा का बैठक होता है, ठीक है, जैसे एक गांव है, गांव में ग्राम सभा का बैठक होता है और ग्राम सभा अगर सहमति प्रदान करती है तभी हम जमीन को ले सकते हैं और उसको फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत। लेकिन यही सब मतलब पैसा कानून के तहत ये कानून लाया गया कि हम लोग कैसे जो है सो यहाँ के लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मतलब ये कुछ मतलब ताकि उसके अधिकार को संरक्षित कर सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग और क्या पढ़े थे, वन अधिकार अधिनियम आया था। कब आया था, पढ़े थे हम लोग 2006 में। 2006 में क्या पढ़े थे, क्या है 226 पर एक भी देखे 2006 में क्या पढ़े थे हम लोग, वन अधिकार अधिनियम आया था ना। वन अधिकार अधिनियम 2006 पढ़े थे। भूल गया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक है, उसमें लोगों को राइट दिया जाता है, ठीक है। अरे मतलब कहाँ घुसना है कहाँ नहीं घुसना है। देखो ध्यान से जो बता रहे हैं, ठीक है, ये सब नहीं मिलेगा कहीं चीज में। फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वन अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य था लाने का, जंगलों का ताकि यहाँ के लोगों को हम रोजगार दे सके, वहाँ के उपज के लोगों को हम कैसे जो है तो अधिकार दे सके, वो सब था ना। समझ आ रहा है बात को, बता रहे जैसे कौन कौन सा एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद फिर 2013 में आया था, जैसे 2013 में आया था कि जब हम भूमि संबंधी कोई भी कानून लाते हैं, ठीक है, तो 1894 में वो अधिनियम आया था। भूमि को एक्वायर करने का जो सबसे पहले लैंड एक्विजिशन एक्ट था वो 1894 में था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट कब आया था, तो 1894 में आया था, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या था कि जमीन को सिर्फ एक्वायर करने को बताया जाता कि सरकार अपने काम के लिए किसी भी जमीन को एक्वायर कर सकती है अगर नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है वहां पे, तो ठीक है। लेकिन उसमें 2013 में जिसका हम जमीन एक्वायर कर रहे हैं उसके लिए कुछ अधिकार क्षेत्र आया, अधिकार को हम ताकि उसके जमीन को कैसे अधिकार मिल सके, उसको उचित मुआवजा कैसे दिलाया जा सके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात ये है कि जैसे क्वेश्चन जो पूछा गया था एचईसी के बारे में, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो मेजर जो प्लांट लगा है या फिर मेजर जो लैंड एक्विजिशन हुआ है उस पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब वो लैंड एक्विजिशन हो रहा था तो कितना एकड़ जमीन या फिर कितना एकड़ लोगों को विस्थापित किया गया, कितने लोगों को विस्थापित किया गया। समझ में आ रहा है बात? जैसे जो क्वेश्चन 2007 जेपीसी में पूछा गया, क्या था क्वेश्चन, जो मूल रूप से जब एचईसी बना था तो कितना जमीन को एक्वायर किया गया, वही क्वेश्चन था ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पहले लोग विस्थापन कैसे हुआ है झारखंड में, जो मेजर क्या क्या इंडस्ट्री में विस्थापन हुआ है, तो सबसे पहले बात करेंगे जो विस्थापन स्टार्ट हुआ वो कब स्टार्ट हुआ, जब कहाँ पे, जमशेदपुर में क्या लगा, टिस्को प्लांट, कब 1907 में, ठीक है। तो 1907 में जब जमशेदपुर में टिस्को प्लांट स्टैब्लिशमेंट हुआ उस समय टोटल 3564 एकड़ जमीन जो से एक्वायर किया गया था, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा गया था 7 जेपीसी में कि एचईसी जो मूल रूप से कितना जमीन एक्वायर किया था, तो ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट में कि जो मेजर यहाँ पे इंडस्ट्री, जैसे हम लोग बोकारो स्टील प्लांट का बात करें, टिस्को का बात करें, या फिर जैसे हमेशा न्यूज में रहता है नेत्रहाट फायरिंग रेंज के बारे में रहता है ना कि नेत्रहाट, फिर कोयल कारो प्रोजेक्ट जो रहता है हमेशा चर्चा में कि कोयल कारो प्रोजेक्ट जो बंद कर दिया गया जमीन को एक्वायर करके, बोकारो स्टील प्लांट के बारे में कि बोकारो स्टील प्लांट जब एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था तो कितना जमीन एक्वायर किया गया। समझ रहा बात? पहले जैसे होता था कि जमीन को एक्वायर करने के बाद जैसे यही एक्ट में क्या क्या चीज को लाया गया है पहले, अब ये एक्ट में ये कर दिया अगर आप जमीन जैसे भी देखेंगे बोकारो स्टील प्लांट है या फिर टिस्को या फिर एचईसी है, बहुत सारा जमीन को एक्वायर कर लिया गया है, लेकिन जो जमीन एक्वायर किया गया उसमें उतना काम नहीं किया गया, ठीक है।
अभी जैसे जो एचईसी जो अभी जमीन जो नया विधानसभा बना है और फिर जो हाईकोर्ट बना वो एचईसी का जमीन पे ही बना, ठीक है। तो एचईसी के जमीन पे बना है, तो अगर आप इतना जमीन लिए हैं तो आप उसमें काम नहीं किए हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे एक्ट में लाया गया कि अगर आप जमीन 2008 का पॉलिसी है, उसमें झारखंड गवर्नमेंट का पॉलिसी है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी है, उसमें ये बात बताया गया कि अगर आप जमीन एक्वायर कर रहे हैं और अगर 5 साल के अंदर आप जिस प्रॉपर यूज के लिए जमीन को लिए हैं, अगर आप वो काम नहीं करते तो आपको जो एक्चुअल जो रैयत है उसको जमीन वापस कर देना होगा। समझा बात? तो उसी में कुछ कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले विस्थापन जो हुआ है यहाँ पे, तो विस्थापन मेजर इंडस्ट्री कौन कौन से चीजों पे विस्थापन हुआ है वो चीज जानना है, ठीक है। क्योंकि बात ये 7th जेपीसी में क्वेश्चन पूछा है एचईसी के बारे में, तो हो सकता है आगे जो है सो पूछा जा सकता है टिस्को हो गया या फिर बोकारो स्टील प्लांट हो गया या फिर नेत्रहाट फील्ड रेंज के बारे में हो गया, कोयल कारो प्रोजेक्ट के बारे में हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जो एचईसी जब ये तो टिस्को जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1907 में, कहाँ पे? जब से, ठीक है। तो टोटल जो है 3564 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया था टिस्को के द्वारा। समझ में आया? और एचईसी का एस्टैब्लिशमेट कब हुआ था? 1958, ठीक है। तो टोटल जो है 9200 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया था। लेकिन जो वहां क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो है 10,000 के अप्रोक्स में आंसर था, ठीक है, कि 10,000 एकड़ के आसपास जमीन एचईसी के द्वारा एक्वायर किया गया है। ये रिपोर्ट जो है सो आदिवासी युवा संघ का एक उसमें पत्रिका आता था, ठीक है, उसमें ये रिपोर्ट दिया गया था। और जो सो जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? रांची में है ना, तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था कि कौन सा कब कितने जमीन का एक्वायर किया गया था, ठीक है। और जो एचईसी जब बना था टोटल 25 गांव को विस्थापित कर दिया गया था एचईसी के द्वारा, और लगभग 13,000 लोगों को विस्थापन किया गया था एचईसी में, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्या पढ़ रहे हो? समझ में आ रहा है? यस सर। क्या लिखते हैं? एचईसी 1958 में बना था सर, 1900 एकड़ जमीन एक्वायर किया। 9200 एकड़, 9200 एकड़ पढ़ने में गलती कर दी, ठीक है। और लगभग 13,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, लगभग 25 गांव। तो एक अप्रोक्स पता रहेगा, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लोग बना सकते हैं। इसका सोर्स सर, इसका सोर्स आदिवासी युवा पत्र में। इसको में टोटल 3564 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया था। और किसान आईपी में समझ में आ रहा है? उसके बाद जैसे लिखो बोकारो स्टील प्लांट जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था तो लगभग 50 गांव को 45 से 50 गांव स्थापित किया गया था, ठीक है। 85 से 46 गांव लिखा है डेटा में, ठीक है। लगभग 46 गांव स्थापित किया गया था। लगभग 13,000 लोगों को विस्थापन किया गया था। 46 दोनों 13,000।
डाटा चोरी करके नहीं डाल दिया ऊपर वाला 12,487 आदिवासी लिखा हुआ है, ठीक है, तो लगभग 12,500 लिखो ना। अभी सही कर दिए ना सर। और मेन रूप से जब 1981 से 85 में कोल खनन स्टार्ट हुआ झारखंड में, ठीक है, मेनली यहाँ पे कौन कौन सा कंपनी जो है स्टार्ट मतलब कोल खनन करती है, जो कौन कौन सा सरकारी कंपनी काम कर रही है, बाकी थे ना सीसीएल और बीसीसीएल और ईसीएल, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। तो लगभग 1,50,300 एकड़ भूमि जो है एक्वायर किया गया था इनके द्वारा। 1,50,300। सर इसमें बोकारो स्टील पर जमीन कितना बताया? उसमें जमीन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जानो सीसीएल और ईसीसीएल जब ये कोल कंपनी आई थी तो लगभग 1,50,300 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया था। 50,300 एकड़ और लगभग 32,709 आदिवासी परिवार को विस्थापित कर दिया गया था। लगभग 1,50,300 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया था। किसके द्वारा? 1981 से 1985 तक जब कोल खनन हो रहा था उस टाइम, और लगभग 32,709 आदिवासी परिवार को विस्थापित किया गया था। परिवार परिवार जैसे हम लोग बहुत कुछ है लेकिन मेन जो है वो जानना है। जिसे नेत्रहाट फायरिंग रेंज कहाँ पे बनाया जा रहा है? लातेहार में, ठीक है। उसमें लगभग 4368 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया था। 4368, ठीक है, 4368। सब बन गया है, वो बंद कर दिया गया। सब हुआ ही है। कंप्लीट हो गया। काम हो रहा है काम, लेकिन वो अभी जो है सो उस पे काम रोक दिया गया था। कितना जमीन हमारे पास? टोटल 4368 एकड़। लेकिन अभी तो इन लोग सब ट्रेनिंग हो रहा है वहाँ। हाँ, उसको विस्तार करने का बात था, उसको विस्तार किया जाता। जैसे जब वो एक्चुअल में जब संयुक्त बिहार झारखंड था उसमें वो गया में बनने वाला था, ठीक है, लेकिन उसको फिर शिफ्ट किया गया था नेत्रहाट में। परिवार लगभग 245 गांव, 245 गाँव है सर। वहाँ पे छोटा मोटा गांव होगा ना, और लगभग 1.5 लाख परिवार, 1.5 लाख लोगों को विस्थापित किया गया था। हम लोग गए थे तो 15 आदमी भी नहीं निकला था। काम कितना बोला सर? 1.5 लाख व्यक्ति। पिछले साल से पहले लगता विस्थापन कर दिए, इसीलिए वहाँ पे पकड़ नहीं। 250 में 1.5 लाख आदमी है परिवार में। देखो इतना कम से कम, जैसे क्वेश्चन अगर एचईसी के बारे में पूछा तो किसको इसको बारे में पूछ सकता है ना, किसको या फिर नेत्रहाट फायरिंग रेंज, क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन जिस हिसाब से आया उस हिसाब से पैटर्न बता दे। पूछ रहा है उसमें क्या बात है? लड़ गया है। समझ आ रहा है? जब मुझे
और जैसे अलग अलग चीजों, जैसे ईचा बांध जब बना था, कहाँ पे ईचा बांध, कौन सी नदी पे, नीचे से ईस्ट नदी कौन सा नदी पे ईचा बांध? टीचर इच्छा सर खरकई नदी, ठीक है। तो ईचा बांध जब बना था उस टाइम, ठीक है, जब चांडिल बांध बना था, चांडिल बांध कहाँ पे, चांडिल डैम, चांडिल डैम ठीक है। जब डीबीसी प्लांट लगा था, या फिर जैसे तिलिया जब डैम बन रहा होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं जब डैम बन रहा है तो सिर्फ जो जमीन है वहां पे एक बार उसके अगल बगल का गांव को विस्थापित किया जाता है, ताकि जब जैसे फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए तो, ठीक है, उसके बाद वो सब लोगों को दूसरी जगह बसाया जाता है। समझ में आ रहा है? अभी जैसे बड़का गांव साइड बहुत सारा कोल खनन हो रहा है, तो वहां से लोगों को विस्थापित करके अलग जगह जो सो यहाँ पे क्वार्टर भी बनाया जा रहा है, रोजगार भी दे रहा हूँ। क्वार्टर बनाया जा रहा है उन लोगों के रहने के लिए। हम लोग घर पे भी बना सकते हैं, तो जिसका मिट्टी घर था उसको 3 तल्ला मकान बना। हाँ, तो वही जो है सो, तो उसी के लिए पॉलिसी लाया गया था, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति। वही सब नीति में वो सब चीज को बताया गया, ठीक है, कि अगर हम किसी को विस्थापित कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन जरूरी है। समझ में? तो ये सब जैसे पहले ये सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, विस्थापित किया गया और जो है सो पैसा दे दिया गया, या फिर, ठीक है, बोलो। अगर इसको स्थापित किया जाता है तो आप कभी बोले कि 5 साल के अंदर जो है जिस पर्पस के लिए हाँ, वो किया जाता है वो नहीं करता है, तो फिर उसको जो असली रैयत है उसको लौटाना पड़ता है। बोले तो ये जैसे कि हजारीबाग में जैसे अब हवाई अड्डा ही बनने वाला है। हाँ, तो वो पॉलिसी 2008 में आया ना, वो पॉलिसी 2008 में आया, तो 2008 के बाद का बात किया जा रहा है। अगर पहली बार अगर हम बोलेंगे, पहली बार अगर प्रॉपर तरीके से विस्थापन एवं पुनर्वास नीति लाया गया है तो 2008 में लाया गया था झारखंड में, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कोई स्कीम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रॉपर विस्थापन और पुनर्वास नीति अभी तक नहीं बनाया गया है। वो अपना स्टेट, जैसे कि ज्यादा अगर विस्थापन होता है तो कहाँ हो रहा है, जहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है, जहाँ पे इंडस्ट्री लग रहा है, जहाँ पे मिनरल्स है, ठीक है। तो जैसे एमपी या फिर एमपी हो गया, या फिर जो अलग अलग स्टेट है वहाँ पे पहले से पॉलिसी बना हुआ था, बनाया गया अलग अलग सरकार के द्वारा। लेकिन पहले अगर हम झारखंड में बात करेंगे तो कब आया है, 2008 में। तो वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में प्रत्यार्पण और ये जो पुनर्वास नीति है, विस्थापन और पुनर्वास नीति कब लाया गया? तो 2008 में लाया गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों को संरक्षित करने के लिए बहुत सारा कानून धीरे धीरे बनाया गया है। जैसे क्या हम बात करें, CNT एक्ट कब आया था? कब आया CNT एक्ट? कब आया? 1908। SPT एक्ट कब आया? 1949 में। उसके बाद पैसा कानून लाया गया 1996 में। फॉरेस्ट राइट्स, ठीक है, एक्ट कब लाया गया? 2006 में। समझ आ रहा है? उसके बाद 2013 में क्या बोले, जो सबसे पहले अगर जो जमीन एक्विजिशन किया जा रहा था वो 1894 में अधिनियम आया था। 1894 में भूमि अधिग्रहण बिल। भूमि अधिग्रहण बिल कब आया था? 1894 में। और जो कोल पॉइंट ऑफ व्यू से जो जमीन लिया जा रहा था, जहाँ पे कोल मिल रहा है, ठीक है, बात करें जैसे कोल, अगर हम कोल कहीं मिल रहा है तो जमीन अगर हम किसी का ले रहे हैं तो उसके लिए नियम आया था, कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम जो है अधिग्रहण विकास है, वो 1957 में आया था, ठीक है। यहाँ पे कोल मिल रहा है, ठीक है, तो कोई अगर प्रॉपर एक्ट रहेगा तभी ना हम जमीन को एक्वायर कर सकते हैं कोल के लिए। तो उसके लिए 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कानून लाया गया था, ठीक है। कोयला धारक क्षेत्र अधिग्रहण और विकास अधिनियम 1957 में लाया गया था।
हाँ, कोयला कोयला धारक क्षेत्र, जहाँ पे कोयला धारक क्षेत्र, अधिग्रहण और विकास अधिनियम। जैसे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा ऐसे रूल है, ठीक है। सबसे पहले का जो जमीन एक्वायर किया जाए, सबसे पहले वो अधिनियम आया था 1894 में, ठीक है, भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण के लिए जो नियम लाया गया था वो सबसे पहले 1894 में लाया गया था, और उसके बाद ये अधिनियम 2013 में इसको संशोधित किया गया, ठीक है। भूमि अधिग्रहण जो विधेयक अधिनियम था, इसको 2013 में संशोधित किया गया। उतना पुराना अधिनियम को 2013 में संशोधित किया गया। 1894 ठीक है। और ये 2013 में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास में उचित मुआवजे के लिए इसमें संशोधन किया गया। सर कोयला धारक क्षेत्र और विकास अधिनियम कब आया? 1957। हाँ, जो 1894 का जो नियम था, ठीक है, उसको 2013 में संशोधित किया गया था। और जो संशोधन किया गया था उसमें मुख्य जो बिंदु था ना, ये था कि हम लोग जैसे भूमि अधिग्रहण जब कर रहे हैं तो पुनर्वास में उचित मुआवजा देने के लिए उसमें संशोधन किया गया था, ठीक है, उचित मुआवजा के लिए। और उसमें भी ये बात बोला गया था कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए अगर जमीन ले रहे हैं तो अगर 5 साल के अंदर आप जो है सो उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे तो उसको मूल रैयत को जमीन रिटर्न कर देना होगा, इसमें बताया गया है, ठीक है। और जो झारखंड गवर्नमेंट का विस्थापन और पुनर्वास नीति आया है उसमें भी ये बात का जिक्र किया गया है। समझ में आया बात को? क्या सर, इसमें जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है, तो जो जमीन जो अधिग्रहण कर लिया 5 साल में कंपनी को कंपनी लिया है, उसको यूज में नहीं आएगा, तो फिर वो जो रैयत है मेन रैयत उसको जमीन लौटा देगा। तो जो मुआवजा उसको मिला तो वो लेगा या उसी के पास है? मुआवजा जैसे उसको जो दिया गया वो तो हो जाएगा, उसी के पास रहेगा, ठीक है। मूल रैयत को सिर्फ जमीन लौटाना है, लेकिन धरातल स्तर पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बात का बात है, ठीक है। अगर नियम बना दिया गया है तो धरातल स्तर पर काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है तो चिंतनीय विषय है। समझ में आया? अगर आप जैसे बात करेंगे जो मेन टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है? पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास। कब आया था वो? 2008 में 25 जुलाई को लागू हुआ था, ठीक है। और इसमें टोटल 9 अध्याय है जो पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल कितना, तो टोटल 9 अध्याय है, 9 शेड्यूल्स है, ठीक है। शेड्यूल बोलेंगे, चैप्टर बोलेंगे? चैप्टर शेड्यूल बोलेंगे। 9 चैप्टर्स है या शेड्यूल्स है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2008 कब आया था? 25 जुलाई 2008। टोटल 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और जो इसमें कुछ मुख्य बात है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करेंगे टोटल 9 शेड्यूल है, याद रखना 9 चैप्टर है।
पहला जो चैप्टर है उसमें कोई भी चीज का पहला चैप्टर आता है तो क्या उसमें इंट्रोडक्शन का बात करता है, ठीक है। तो उसमें इंट्रोडक्शन का बात किया गया है, ठीक है। तो जैसे जो क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है वो सब हम लोग देखेंगे। जो दूसरा पार्ट है उसमें उसका उद्देश्य को बताया गया कि क्या हमारा एम्बिशन है, क्या मोटो है। अगर हम ये रूल एंड रेगुलेशन बना रहे हैं तो क्या उसका उद्देश्य है, ठीक है। दूसरा में क्या उद्देश्य को बताया गया है। तो उद्देश्य जो है उसमें क्या क्या टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले बात करें हम लोग कौन सा पॉलिसी है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2008, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 25 जुलाई 2008 को लागू हुआ था, ठीक है। टोटल 9 चैप्टर्स 9 अध्याय है इसमें। जो पहला है उसमें बताया गया है इंट्रोडक्शन के बारे में और दूसरा में उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि अगर सबसे पहले अगर हम ये इस बात का चर्चा किया गया, पहला में जो बताया गया है, ठीक है, तुम लोग लिख लो और माइंड में रखना है। जैसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसमें बात करेंगे कि सबसे पहला बात है कि उसमें लिखा गया है कि अगर विस्थापन किया जा रहा है तो सबसे पहला बात है कि कम से कम विस्थापन किया जाए, ठीक है। और विस्थापन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, विस्थापन कम से कम विस्थापन पर बात किया गया। अगर उसका कोई विकल्प है कि अगर विस्थापन नहीं किया जा सकता है तो उस पर हम जोर देंगे। हाँ, चैप्टर 2 जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव जो उसका उद्देश्य है उसमें, ठीक है। इसमें लिखा गया कि यथासंभव न्यूनतम विस्थापन ना करने अथवा कम से कम विस्थापन करने के विकल्पों को बढ़ावा देना, ठीक है। मतलब यही बात बताया जा रहा है कि अगर हम देखेंगे कि विस्थापन कैसे कम से कम किया जा सके, सबसे पहले तो ये मोटिव होना चाहिए कि विस्थापन नहीं हो, कम से कम विस्थापन हो। और अगर विस्थापन हो रहा है तो उसके क्या और विकल्प हो सकता है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा उसका पॉइंट है कि जो व्यक्ति प्रभावित हुए विस्थापन से, ठीक है, उसको कैसे जो सो फास्ट ट्रैक तरीके से कैसे उसको पैकेज प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। मतलब जैसे अगर हम विस्थापित हो रहा है कोई, तो अगर किसी को विस्थापित किया गया तो उसका जो मुआवजा है जल्द से जल्द हम उसे कैसे दिला सके उस पर बात किया जा रहा है, ठीक है। चैप्टर 3 में नहीं, जो ये सिर्फ माइंड में रखना, उतना याद नहीं होगा, ठीक है। जो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम उस पर बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो फैक्चुअल टाइप का वही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है इसमें कम से कम विस्थापन हो। पहला तो ये पॉइंट रखना कि विस्थापन ना किया जाए, और अगर दूसरा है कि कम से कम विस्थापन किया जा सके, और अगर विस्थापन हो रहा है जो सेकंड पॉइंट में, तो उसको कैसे जल्द से जल्द उसको मुआवजा दिला सके, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है जिस क्षेत्र में विस्थापन है, ठीक है, जिस क्षेत्र में बड़ी संख्या में परिवारों का विस्थापन होता है वहां सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करना। तो वहां पे अगर विस्थापन हुआ है तो उसका क्या सोशल इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि अगर कहीं पे विस्थापन होता है तो उसका कुछ सोशल इफेक्ट जरूर पड़ता है, ठीक है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करना तथा पुनर्स्थापन क्षेत्र में अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। जहां पे हम उसे विस्थापित कर रहे हैं वहां पे एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, ठीक है। जैसे विस्थापन कराने से पहले, विस्थापन अगर हम किसी को कर रहे हैं तो जहाँ पे उसे विस्थापित किए हैं उसे अच्छे तरीके से वहां पे सेटल करना, ठीक है, वो सबको चर्चा किया गया है। उसके बाद परियोजना के लिए भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन हो और ऐसी भूमि ली जाए जो बंजर, जो मतलब जो लैंड जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है, वो सारा लैंड को हम लोग को लेना है विस्थापन जब हम कर रहे हैं, ठीक है। परियोजना के लिए भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अर्जन हो, मतलब जब हम कोई भी
प्लांट लगा रहे हैं तो हम ये पहले देख ले एश्योर कर ले कि मिनिमम हम कैसे जमीन को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और वैसा जमीन को लेना है जो उपजाऊ। अनउपजाऊ हो, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि समाज के जो कमजोर वर्ग है, जो एसटी है, एससी है, वो सब के हितों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज का मेन तो मोटो ही पता चल जा रहा है। उसका मेन मोटो क्या है कि कम से कम विस्थापन हो, और अगर हम विस्थापन कर रहे हैं तो उचित तरीके से मुआवजा दिला सके, और विस्थापित जहां उसे किया जा रहा है वहां पे एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। और ऐसा जमीन को विस्थापन के तौर पर लेना है जो ये जो बंजर भूमि, ठीक है। और विशेष रूप से जो कमजोर वर्ग है या फिर एसटी एससी, उनका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल हो सकता है विस्थापन में, तो बताया जा रहा है अगर किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जन के कारण किसी भी क्षेत्र में 100 या उससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन हो रहा है, मतलब बिना इच्छा के, ठीक है, उनका रजामंदी ना होने के बावजूद, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपायुक्त के स्तर के समकक्ष अधिकारी यानी डीसी लेवल का जो इक्विवेलेंट जो अधिकारी है, किसी अधिकारी को पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासन के रूप में नियुक्त करेगा, ठीक है। यानी डीसी लेवल का जो अधिकारी है उसको हैंडल करने के लिए एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, ठीक है, जहां पर विस्थापन किया जा रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ प्रशासन की सहायता के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है कि जब हम विस्थापन कर रहे हैं तो किस लेवल का जो ऑफिसर को वहां पे अपॉइंट करेंगे, ये सब पॉलिसीज को देखने के लिए तो डीसी लेवल के ऑफिसर को, ठीक है, समझ आ रहा है। वहां पे अनुमंडल पदाधिकारी भी दे सकता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी दे सकता है, तो इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, ठीक है। उसके बाद बता रहा कि पर्यावरण प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन, कि जहां पे विस्थापन किया गया है वहां पे क्या क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए हैं और क्या क्या सोशल इफेक्ट हुआ है। अभी जैसे कि एक जगह एक परिवार के लोग रह रहे हैं, तो अगर जैसे पता चला कि उस एरिया में जो एरिया पड़ रहा वहां के लोग विस्थापित हो गए और उसके बगल के एरिया के लोग विस्थापित नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं सोशल टच रहता है ना, सोशल टच तो रहता है। तो उस पर क्या इफेक्ट हुआ है और उसमें क्या क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए हैं, ठीक है। उसको जन सुनवाई के माध्यम से 30 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा। तो ये डेट भी पूछा जा सकता है, तो कितने दिन के अंदर, तो 30 डेज के अंदर, ठीक है। सबसे पहले ये दो बात हम लोग देखें जो पूछा जा सकता है कि जहां पे विस्थापन हो रहा है, ठीक है, जिस एरिया में विस्थापन कर रहे हैं वहां पे एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर किसको रोल दिया जाएगा, डीसी या फिर उसके इक्विवेलेंट, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो विस्थापन किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके जांच के लिए वहां पे क्या सोशल चेंजेस हुआ है और क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस हुआ है, ठीक है, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए, ठीक है, जन सुनवाई के बाद 30 दिन के अंदर जो है सो उस पर देखना है कि क्या क्या वहां पे चेंजेस हुआ है, ठीक है, समझ आ रहा बात को। तो ये पूछा जा सकता है डेट के साथ कि 15 दिन, 30 दिन या फिर 45 दिन, ऐसा ऑप्शन दे सकता है। तो 30 डेज के अंदर, और वो डीसी के इक्विवेलेंट अधिकारी को जो है सो कार्यभार दिया जाएगा। एक चीज और है, जब हम आप 100 से अधिक, जब हम लोग क्या पढ़े, लोग पढ़े जब अनैच्छिक रूप से विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन वहां पे अगर अनुसूचित क्षेत्र में 100 या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति के परिवार को अगर विस्थापित किया जाएगा, ठीक है, किसको, एसटी के परिवार को, ठीक है, याद रखना। इसलिए जब 100 से अधिक
अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगर विस्थापित किया जा रहा है, परिवार को, तो उसमें जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, जो जनजातीय सलाहकार परिषद बनता है राज्य में, ठीक है, जनजातीय ट्राइबल एडवाइजरी क्या होगा, कमिटी। 287 पर 1 विकेट। देखो, जब 100 से अधिक परिवार के एसटी परिवार को अगर विस्थापित किया जा रहा है, तो उस केस में ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी का जो है सो प्रपोजल जरूरी है। ठीक है, जनजातीय सलाहकार परिषद, समझ में आता है? उसका कौन रहता है चेयरपर्सन? जनजाति रहता है। जनजातीय सलाहकार परिषद जो होता है कौन रहता है? जनजातीय सलाहकार परिषद कौन रहता है? कलेक्टर रहता है। अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री होता है, और वो जो है वो नियुक्त करता है, और 18 सदस्य होता है जिसमें। ठीक है, और उसमें जो है सो जैसे देखो इसी में चेंजेस किया गया है, और इसमें जो जनजातीय मंत्री उसका भी रोल रहता है। जनजातीय मंत्री कौन है वर्तमान में झारखंड सरकार का? बाबूलाल मरांडी। हाँ? कौन है बताओ? जनजातीय कल्याण मंत्री कौन है? बाबूलाल मरांडी। उसको कैसे मंत्री बना देगा? सो यहाँ सेंट्रल लेवल का बात हो रहा है, अच्छा, सेंट्रल लेवल हम स्टेट लेवल पर बात कर रहे, कौन है? गलती हो गया सर, इंडिया समझ में। कौन है तो बताओ। आलमगीर आलम है। कौन है? हाँ, चप्पई सोरेन। बताओ रिजर्व तो इधर बैठा, कौन है? कैसे हो गए लोग, तुम बताओ, तुम लोग नहीं जानते। जानते हैं पेट में तो मुंह में नहीं। और जो अर्जुन मुंडा बोल रहा है वो कौन? सेंट्रल लेवल पे है। अर्जुन मुंडा थोड़ी है। मरांडी मरांडी है। बीजेपी का है। हाँ, अर्जुन मुंडा कौन है? अर्जुन मुंडा जनजातीय कल्याण मंत्री है। ठीक है, भारत सरकार बाबूलाल मरांडी क्या? बाबूलाल मरांडी आर्चरी का जी। बीजेपी के प्रदेश नेता प्रतिपक्ष एक ही हो रहा है। समझ में यहाँ तक क्या क्या हम लोग देखे? सो सबसे पहले ये बात है, अगर 100 से अधिक जनजातीय परिवार को अगर हम विस्थापित कर रहे हैं, तो उस केस में ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी जो होता है, जनजातीय सलाहकार परिषद, ठीक है, उसका जो है सो प्रपोजल लेना जरूरी है। समझ में आया बात को? 100 से अधिक एसटी परिवार, ठीक है, जनजातीय परिवार। उसके बाद अगर जो भी घोषणा किया जाएगा, ठीक है, जनजाति से ये जब हम विस्थापन कर रहे हैं, तो उससे कुछ तो क्या क्या अभी प्रोसेस में काम हो रहा है, ठीक है, क्या क्या किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर हम एक्वायर किए जमीन, तो उसको जो है कम से कम 3 दैनिक समाचार पत्र जो है उसमें उस आर्टिकल को छपवाना जरूरी है, ठीक है। उसमें जो है 2 कम से कम हिंदी भाषा का पत्र हो, ये पेपर समाचार पत्र होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि जो लाभ जो है सो किसको मिलेगा, ठीक है। जब हम जमीन एक्वायर कर रहे हैं तो किन किन लोगों को लाभ मिलेगा, ठीक है। तो उसमें लिखा गया है, ऐसे किसी प्रभावित परिवार जिसके पास अपना घर हो या
उसका घर, मतलब जैसे कि हम जो जमीन जब एक्वायर कर रहे हैं तो कैसे लोगों के फिर बाद में वहां पे सेटलमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है ऐसे किसी भी प्रभावित परिवार जिसके पास अपना घर हो और उसका घर अधिग्रहित कर लिया गया हो, घर हो उसका घर अधिग्रहित कर लिया गया हो, किसके द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया हो? कंपनी के द्वारा, जो मतलब पॉलिसी लाया जा रहा है। ठीक है, और प्रत्येक एकल परिवार के अर्जित किए गए भूमि के लिए, प्रत्येक एकल परिवार जो सिंगल परिवार है, ठीक है, उसके अर्जित किए गए भूमि के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल तथा शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल तक आवास के लिए बिना किसी लागत के मतलब उसको दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम जमीन जो एक्वायर कर रहे हैं किसी भी परिवार का, ठीक है, तो उसको फिर बाद में जो है सो क्या कहीं पे सेटल करना होगा ना जी सर। तो अगर हम उसको दे रहे तो टोटल 10 डिसमिल जो जमीन है वो कहाँ पे देंगे? गाँव में। अगर गांव में उसको विस्थापित कर रहे पुनः तो कहाँ पे? गांव में। ठीक है, गाँव में दे। और 5 डिसमिल जो जमीन अगर शहर में कर रहे तो शहरी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये बात कहा गया है। उसके बाद है परिवार को आवंटित की गई भूमि, अगर हम भूमि भी लैंड भी आवंटित किया जाता है, पता है ना? मेरा एक क्वेश्चन, हाँ, आप बोले एकल परिवार, ठीक है, तो उसका मान लीजिए बहुत ज्यादा भूमि, हाँ, ठीक, वो उसके अंदर में चला गया और किसी के पास बहुत बहुत थोड़ा सा भूमि वो भी अंदर में चला गया, तो दोनों को उस केस में सेम ही मिलेगा? दोनों को उस केस में सेम नहीं मिलेगा। ठीक ज्यादा ही है, मिलता है, कम रहता है उसको भी ज्यादा मिलता है, देखो ज्यादा तो उसको ये मिनिमम बताया जा रहा है। ठीक है, ये जो बताया जा रहा है मिनिमम बताया जा रहा है, समझ में आया? उसके बाद जो है उसको जमीन का जो दाम भी दिया जाता है, जमीन का पैसा भी दिया जाता है, पैसा भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये मिनिमम बताया जा रहा है कि अगर आपका एक परिवार स्थापित हुआ है तो आपको मिनिमम जो 10 डिसमिल जमीन शहर में दिया जाएगा, या मिनिमम गांव में, ये शहर में 5 डिसमिल और शहर में 10 डिसमिल दिया जाएगा। जो पैसा मिल रहा है वो तो उसका लैंड पर मिल रहा है, जैसे आपका कितना जमीन गया है। ठीक है, लेकिन ये मिनिमम बताया जा रहा है कितना मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर ये परिवारों को आवंटित की गई भूमि घर सभी ऋणों से मुक्त होगा। तो जब हम उसको जब घर दे रहे हैं बना के तो वो किसी भी प्रकार का लोन या फिर उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, जो पति और पत्नी के संयुक्त नाम से होगा कि बाद में फिर लड़ाई नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद ऐसे परिवारों को भवन निर्माण की सामग्री एवं सामान तथा पशुओं के स्थानांतरण हेतु, क्योंकि उसका जो है सो पशु भी होगा ना जब उसको स्थापित किया जा रहा होगा, तो उसके लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता एवं ऐसे दुकानदार या फिर गुप्ती प्रभावित हुए वैसे लोग उनको 50,000 रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाएगा। ठीक है, अगर जैसे कि आप दुकान अगर स्थापित हो रहा है तो एक्स्ट्रा जो 50,000 रुपया दिया जाएगा। परियोजना से प्रभावित परिवारों को पशु के लिए तथा पशुशाला के निर्माण के लिए 35,000 रुपए का राशि अलग से दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर जो उसका घर होगा वहां पे तो मतलब ये पशुओं को रखने के लिए भी जगह होगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा 35,000 रुपया दिया जाएगा। समझ में आ रहा है बात को? तो जैसे अभी जैसे काम वाला बात इतना है कि जब हम उसको डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं कहीं पे, अगर उसको मतलब पुनर्स्थापित कर रहे हैं विस्थापन के बाद, तो मिनिमम जो है सो 5 डिसमिल जमीन कहाँ पे दे सकते हैं? शहरी क्षेत्र में, और 10 डिसमिल जमीन कहाँ पे? गांव में। ठीक है, और अगर हम उसके दुकान को विस्थापित कर रहे हैं तो 50,000 रुपया एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, और पशुओं के पशु निर्माण के लिए जो है सो पशु ये जो घर बना रहे गुहार उसके लिए अलग से 35,000 रुपये देना है। ठीक है, 15,000 रुपया जो है सो पशु के स्थानांतरण के लिए। ठीक है, उसको ले जाने आने के लिए।
उसके बाद ये देखो, उसके बाद है शिकायत निवारण तंत्र, ठीक है। अगर जैसे कुछ काम जो है, ये सब जो प्रोसेस है, अगर ये उचित तरीके से नहीं हो रहा है या फिर कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ी है, तो उसके लिए क्या चीज का स्थापना किया जाएगा? शिकायत निवारण तंत्र, ठीक है। तो उसमें ये बताया गया है कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना कार्यान्वयन के लिए सरकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी, ठीक है, जो अनुमंडल पदाधिकारी से छोटा ना हो। और वहां हम क्या पढ़े थे? यहाँ पे जब शिकायत निवारण तंत्र का अगर बात होगा तो यहाँ पे किसको अपॉइंट किया जा रहा है? सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीओ या एसडीएम। और जो वहां पे जब हम ठीक है, कहा किस केस में? जब जमीन एक्विजिशन का बात हो रहा है, उस टाइम किसको हम अपॉइंट कर सकते हैं? डीसी या फिर उसके इक्विवेलेंट जो पर्सन है। और यहाँ पे एसडीओ एसडीएम या उसके इक्विवेलेंट कहाँ पे? शिकायत निवारण तंत्र। समझ रहा बात को? अनुमंडल पदाधिकारी से छोटा ना हो, इस समिति को पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति कहा जाएगा। शिकायतों का समयबद्ध निपटारा हेतु राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। अगर कुछ उसमें लूप होल्ड पाया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए 3 लेयर का क्या होगा? अरे जुडिशियरी सिस्टम जो होगा ना वहाँ पे, वो 3 लेयर का होगा, नहीं 3 पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। अगर जैसे कोई भी अगर भूल होगा तो 3 पर्सन को अपॉइंट करेंगे, तभी ना 2 और 1 से कोई भी चीज का हो सकता है फैसला। समझ रहा बात को? किस केस में? शिकायत निवारण तंत्र में अगर पाया गया कि कहीं कुछ लूप फॉल्ट है, अधिकारी का कुछ उसमें गड़बड़ी है, या फिर जो कंपनी है उसका कुछ गड़बड़ी है, तो उस केस में बताया जा रहा है कि 3 लेयर का जो है सो जुडिशियरी सिस्टम बनाया गया है 3 लोगों का, ठीक है। उसके बाद लिखा गया परियोजना स्तर पर पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति के अंतर्गत आने वाले मामले से छेड़छाड़ जिले से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के कार्यों की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक अस्थायी पुनर्वास और पुनर्समिति का गठन किया जाएगा। ये सब चीजों को फिर बाद में मतलब क्या बोलते हैं उसको, जांच पड़ताल करने के लिए डीसी या डीएम लेवल के अधिकारी को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। जो शिकायत निवारण तंत्र है, शिकायत निवारण तंत्र में जो है सो एसडीएम लेवल के ऑफिसर को नियुक्त किया गया है, और उसमें 3 लेयर का जो है जुडिशरी सिस्टम है। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी, जैसे उसका जो पूरा कमिटी को जांच करने के लिए डीएम लेवल का ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे निगरानी करने के लिए, निगरानी तंत्र में क्या बताया गया? निगरानी के लिए राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद होगा। निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, स्टेट लेवल पे, ठीक है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद होगा जो पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति के क्रियान्वयन के संबंध में परामर्श, समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य करेगा। परिषद से में संबंधित विभाग के मंत्री, जो विभाग का मंत्री हो, जिस विभाग का कार्य किया जा रहा है, ठीक है, समझ रहा है, इस विभाग के मंत्री कौन है? अभी बात करें जनजातीय कल्याण मंत्री, तो 26 हो रहे हैं ना अभी मंत्री। उस विभाग के मंत्री राज्य के मुख्य सचिव तथा संबंधित विभाग के सचिव। तो संबंधित विभाग के सचिव कौन हो? जो जनजातीय कल्याण जो विभाग है मंत्री, उसके सचिव, ठीक है। इस परिषद में राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। कोई स्पेशल व्यक्ति जो इस क्षेत्र में जिसको नॉलेज है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सिर्फ जेपीसी में कि राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की जो वर्ष में कम से कम 2 बैठक आयोजित किया जाएगा। ये जो बैठक है राज्य स्तर पर, जिसमें कौन कौन है, हम लोग क्या बात की, जो स्टेट लेवल पर बैठक होगा इसके लिए, उसमें कौन कौन है? सीएम है, ठीक है, प्लस में उस विभाग के मंत्री, ठीक है, उस विभाग के मिनिस्टर, और कौन है? चीफ है, मुख्य सचिव मुख्य सचिव है, और कौन है? उस विभाग के
सचिव, इसके सचिव, ठीक है, प्लस में एक व्यक्ति जो जिसको इसके बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो टोटल कितना है, 5 मेंबर का इसमें कमिटी है और इसका जो बैठक है कम से कम साल में 2 बार होना चाहिए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति है उसमें जो राज्य स्तर पर जो बैठक होता है, ठीक है, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति वर्ष में कम से कम कितना बैठक आयोजित होना चाहिए, तो कम से कम 2 बैठक, वर्ष में कम से कम 2 बैठक आयोजित होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो उसके बाद जो मेन पॉइंट हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या क्या हम लोग पढ़े जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है जैसे कोई भी अगर सूचना का आदान प्रदान हो रहा है इस पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है, उसको तो इंटरनेट में अपलोड करना है, ये सब बात बताया जा रहा है कि यह नीति के अंतर्गत शामिल प्रत्येक मुख्य परियोजना के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग में एक पर्यावलोकन समिति गठित होगी, ठीक है। अवलोकन करने के लिए समिति गठित होगा कि क्या क्या हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो जो ये सब न्यूज है कहाँ पे मिलेगा, तो जो इस लेवल का जो काम हो रहा है तो जनजातीय कल्याण मंत्री के अंतर्गत काम आएगा ना, तो उसी का वेबसाइट में हमको जानकारी मिलेगा कि क्या क्या, मतलब जैसे कुछ विशेष क्षेत्र पर अगर पुनर्स्थापन किया गया है तो क्या क्या वहां पर कार्य हो रहा है, ठीक है, क्या क्या अपडेट है। अगर हमको जानना है तो कहाँ से देखेंगे, जो उस विभाग का जो साइट है उसमें हम लोग जाके देखेंगे, ठीक है। और विस्थापन पुनर्वास और पुनर्वास के संबंध सभी सूचना प्रभावित व्यक्तियों के नाम और पुनर्स्थापन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, इंटरनेट पे रहेगा तथा परियोजना पदाधिकारी द्वारा इस सूचना से संबंधित ग्राम सभाएं, पंचायत आदि का अवगत कराया जाएगा। जो वहाँ का पदाधिकारी जिसको नियुक्त किया गया है उसके द्वारा नॉलेज दिया जाएगा कि क्या क्या भी हो रहा है, ठीक है, समझना बात को। तो जैसे और लोग बात की तो सबसे पहले क्या क्या पढ़े इसमें, जो मेन जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, सबसे पहले की पॉलिसी कब आया है, 25 जुलाई 2008। क्या नाम है पॉलिसी का, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2008 में आया था। उसके बाद बोला गया है उसमें टोटल लोग क्या बात किए, 9 चैप्टर है, 9 टोटल चैप्टर है और हर चैप्टर में अपना कुछ विशेष बात बताया जा रहा है क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद ये देखें कि जो काम किया जाएगा, ठीक है, सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि मोटो क्या है, पहले तो प्रस्तावना है, ठीक है, यानी क्या इंट्रोडक्शन है। उसके बाद बताया जा रहा है कि क्या क्या करना है, तो सबसे पहले ये बताया गया कि कम से कम विस्थापन हो और अगर हम विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ जो अगर विस्थापित कर रहे हैं तो उस पे क्या सोशियो या फिर एनवायरमेंटल चेंजेस हुआ उसको भी देखेंगे। और अगर जहाँ पे उसको विस्थापित किया जा रहा है, जहाँ पे सेटल्ड किया जा रहा है, वहाँ को एक्चुअल जो है सो उचित मतलब जो है सो तरीके से रहने का व्यवस्था किया जा सके। और जो ये विस्थापन प्रोसेस हुआ है उसको कैसे फास्ट ट्रैक में लाके उसको उचित मुआवजा दिला सके, ठीक है। और ऐसे भूमि को हम लोग को चयन करना है जो बंजर है, ठीक है, और जो यहाँ के ST SC जो स्पेशल जो समाज के कमजोर लोग हैं उस पर ध्यान देना है, ठीक है, वो सब बात किए थे ना। उस पर अगर जब विस्थापन हो रहा है, ठीक है, तो उसको पूरा देखने के लिए क्या DC या फिर DM लेवल का एक ऑफिसर को अपॉइंट करना है, यही तक बात। उसके बाद है कि 100 परिवार अगर विस्थापित हो रहे हैं, ठीक है, बिना इच्छा के अनैच्छिक तरीके से, तो उसमें हम लोग क्या बात किए थे, वो लोग बात किए थे ST परिवार में, ठीक है, कि 100 से अगर ज्यादा ST परिवार को विस्थापित किया जा रहा है तो इस केस में हम जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श लेंगे, ठीक है, जनजातीय सलाहकार परिषद से।
समझाया बात को? उसके ऊपर वो 100 अधिकारी में नियुक्त करते थे ना अधिकारी। जनजातीय सलाहकार परिषद से क्या लेंगे? सलाह लेंगे। उसमें लिखा गया कि 100 या इससे अधिक परिवार को अनैच्छिक विस्थापन हो रहा है तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपायुक्त के स्तर के समकक्ष किसी अधिकारी को पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासन के रूप में नियुक्त करेंगे। प्रशासन की सहायता के लिए जो सो अधिकारी वगैरह होंगे, ठीक है। और इसमें यह बताया गया था कि 30 दिन के अंदर क्या करना है, क्या था जो यहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंजेस हुआ है या फिर सोशल चेंजेस हुआ है उसमें निगरानी तंत्र बैठा के देखना है, ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुआ है 30 डेज के अंदर। उसके बाद बात कहते हैं 100 से अधिक एसटी परिवार का विस्थापन किया जा रहा है तो जनजातीय सलाहकार परिषद से हम लोग क्या लेंगे? परामर्श लेंगे। समझ में आया? हाँ, 3 पत्रिका में जो हम लोग प्रकाशन करेंगे उसमें 2 मिनिमम कम से कम हिंदी पत्रिका होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम स्थापित कर रहे हैं शहरी क्षेत्र में मिनिमम तो 5 डिसमिल जमीन और गांव वाले में 10 डिसमिल जमीन मिलेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद 15,000 रुपए जो है उसको ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पशु के लिए वो देंगे। 35,000 रुपया हम देंगे पशुशाला बनाने के लिए। और अगर हम किसी दुकान को स्थापित करें, गुमटी या फिर कोई दुकान है तो उसको एक्स्ट्रा 50,000 रुपए देंगे, ठीक है। और शिकायत निवारण तंत्र, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो उसमें हम लोग अनुमंडल एसडीओ लेवल के अधिकारी को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। एसडीओ लेवल के अधिकारी को अपॉइंट करेंगे। और उसके ऊपर अगर जैसे कुछ ये जो 3 लेयर का क्या होगा, जुडिशरी सिस्टम होगा। और अगर इसमें जांच करने के लिए फिर डीएसटी या डीएम लेवल का ऑफिसर होंगे, ठीक है। और जो राज्य लेवल पर जो निगरानी तंत्र होगा उसमें कौन कौन होंगे? सीएम, मुख्य सचिव, जनजातीय जो उस विभाग के मंत्री हैं उसके सचिव और कोई एक पर्सन जिसको नॉलेज है इसके, ठीक है। इसको प्रबुद्ध व्यक्ति बोलते हैं। भाग दो प्रजा पढ़े थे ना? क्या है भाग दो प्रजा? अरे तो वही तो उसको मतलब रिलेट करो ना, वही चीज। हाँ, ठीक है। और राज्य स्तरीय जो पुनर्स्थापन और ये जो होगा उसमें बैठक कम से कम साल भर में 2 बार होना चाहिए। और ये सब जो जितना भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे मिलेगा? तो वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो यही सब बात समझ में बात को। तो तुम लोग रिविजन करके आना, पढ़ के आना। और कुछ सवाल है तो बोलो। कोई समस्या है? सबसे पहले कब आया था ये भूमि अधिग्रहण नियम विधेयक बिल? लैंड एक्विजिशन के लिए सबसे पहले रूल कब आया और तो कब संशोधन किया गया? 2013 में। क्या चीज पे विशेष ध्यान दिया गया था उसमें? तो उसमें भी ये बात बोला गया था कि अगर आप जमीन को ले रहे हैं तो 5 साल के अंदर उस जमीन को जो है सो काम करना है या फिर उसको जो है सो रैयत को दे देना है, ठीक है। उसके बाद इसके इस प्रोसेस में बहुत सारा रूल एंड रेगुलेशन आया है जो यहाँ के आदिवासी या फिर यहाँ के जमीन का रक्षा करता है। जैसे सीएनटी एक्ट हो गया, कब आया? 1908। एसपीटी एक्ट कब आया? 1949, ठीक है। उसके बाद कोल से रिलेटेड जो कोल हम लोग एक्वायर कर रहे हैं उसके लिए कब आया था? 1957 में आया। उसके बाद वन अधिकार नियम कब आया? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में। पेशा एक्ट 1996 में, ठीक है। तो ये सब जो जितना भी रूल एंड रेगुलेशन लाया गया सब क्या चीज का बात करता है? डिस्प्लेसमेंट का नहीं, क्या चीज का बात करता है? अधिकार को बचाने का, ठीक है। समझ बात को? चलो ठीक है।